तो वेव ऑप्टिक्स आज पढ़ेंगे हम लोग। इसके अंदर जो हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स के अंदर, बुक में चैप्टर का नंबर कुछ और होगा, वो चैप्टर है हाइगन्स प्रिंसिपल। तुमको जो वीडियो भेजे थे या वीडियो से जो तुमने पढ़ाई करी उसमें कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं हुई? नो सर। समझ में आ ही गया था? क्योंकि हम्म। ऐसे ही क्लास की रिकॉर्डिंग थी वो। क्यों? यस सर। तो सर हाई, आपने HUI लिखा है ना? हाँ, HUIGEN पास्ट ऑफ यस, हाइगन्स प्रिंसिपल। डन सर। In this chapter, we are going to study different topics, out of which the first topic is phase. फेज मीन्स होता है बेटा एंगल, पर इसका डेफिनेशन यहाँ पर बहुत ही ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव में है फेज का। लिखना साथ साथ, यूनिट का नाम लिख लिया, यस सर। चैप्टर का नाम लिख लिया, यस सर। और टॉपिक का नाम लिखने के बाद डेफिनेशन लिखो साथ साथ। अ फिजिकल क्वांटिटी a physical quantity which represents position and direction of motion of an oscillating particle अपना वीडियो ऑडियो बंद करो, at any instant is called phase। देखो ये फेज तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी इसके बिना तो ये चैप्टर पढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए पढ़ाना पड़ता है। फेज का मतलब बताया मैंने एंगल, ठीक है। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी भी ऑसिलेटिंग पार्टिकल के पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों को साइमल्टेनियसली रिप्रेजेंट करे, उसको हम लोग फेज कहते हैं। देखो समझो, एंगल का ही दूसरा नाम है फेज। तो जैसे मान लो यहाँ पर हमने एक सर्किल बनाया और इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया। यहाँ लिख लिया ओरिजिन, ये मान लो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक पार्टिकल पी यहाँ से चला, थोड़ी देर के बाद ये यहाँ पहुँच गया पी डैश पर, या पी पार्टिकल पी से पी डैश पहुँच गया, टाइम लगा टी, एंगल मूव किया इसने थीटा, तो रेडियस वेक्टर ने एंगल थीटा मूव किया। तो ये जो थीटा है, यही थीटा एंगल जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर फेज है। क्यों? इस पार्टिकल पी डैश का पोजीशन भी बताएगा और डायरेक्शनल मोशन भी बता रहा है। देखो कैसे, थीटा 0 तो पी डैश यहाँ हो जाएगा ना, बोलो। यस सर। थीटा 90 डिग्री तो पी डैश यहाँ हो जाएगा ना। यस सर। थीटा 180 डिग्री तो पी डैश यहाँ हो जाएगा ना। यस सर। थीटा 270 तो पी डैश यहाँ हो जाएगा ना। हम्म। तो थीटा इसकी पोजीशन बता दे रहा है ना कि कहाँ पर है। हाँ। और अगर पॉजिटिव है तो ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से। हम्म। तो अगर थीटा की वैल्यू पॉजिटिव लिखी है तो इसका मतलब मोशन का डायरेक्शन ये है, और निगेटिव लिखी है तो इधर होगा। क्यों? यस सर। तो ये थीटा इस ऑसिलेटिंग पार्टिकल की पोजीशन और डायरेक्शनल मोशन दोनों को बता रहा है ना। हाँ सर। तो ये फेज है। समझ में आई बात? बोलो। यस सर। अब वेव में भी देखो फेज कैसे पहचानेंगे, सेम फेज, अपोजिट फेज, या फेज कैसे लिखेंगे। अगर मान लो यहाँ पर, सर जल्दी जल्दी इरेज मत करिएगा, मुझे वैक्सीनेशन लगा था कल तो हाथ में थोड़ा दर्द है, धीरे धीरे लिख रही हूँ। ओके बेटा ओके।
तो यहाँ पर ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सेकेंड डोज। हाँ सर, वैक्सीनेशन कंप्लीट। ओके, तो अब तो तुम ऑफलाइन आ सकती हो। हाँ सर, मैं कह रही, मम्मी से कह रही है वैक्सीन का असर आने दो। अच्छा, मान लो एक वेव ऐसे जा रही है, ठीक है, तो जब भी किसी वेव का प्रोपगेशन होता है इस तरह का, तो मीडियम पार्ट के अपनी मीन पोजीशन से ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हैं, उनका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। हम किसी पार्टिकल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और इसी तरह का एक पार्टिकल हम यहाँ पर ले रहे हैं, थोड़ा कलर बदलने तो क्लियर दिखाई पड़ेगा। एक पार्टिकल हमने यहाँ ले लिया, एक पार्टिकल हमने यहाँ ले लिया, तो देखो पार्टिकल के नाम में लिख दिए पी और क्यू। इन पार्टिकल को ध्यान से देखो तो ये दोनों सेम फेज में हैं, क्यों? दोनों का पोजीशन सेम है। यस सर। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन्स एम्पलीट्यूड की पोजीशन में है, और दोनों का मोशन अब डाउनवर्ड होगा, नहीं होगा इसके बाद फर्दर और ऊपर नहीं जाएंगे। यस सर। तो ये दोनों पार्टिकल सेम फेज में है ना? ठीक। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो लेमडा होता है, वेवलेंथ लेमडा होता है ना? बोलो। यस सर। तो दो कॉन्जुगेटिव पार्टिकल जिनके बीच में डिस्टेंस लेमडा है वो सेम फेज में है, ठीक। तो ऐसे और भी बहुत सारे पार्टिकल होंगे आगे जो सेम फेज में होंगे, होंगे ना? बोले बेटा। हाँ सर। तो सेम फेज के पार्टिकल को पहचान सकती हो ना? हाँ तो सर। मुझे अब बताओ कि जरा मैं कलर बदल के पूछ रहा हूँ यहाँ पर कुछ दूसरे पार्टिकल, ये पार्टिकल एम और ये पार्टिकल एन सेम फेज में है कि नहीं, बताओ। एम और एन सर एम और एन सेम सेम फेज, फेज में है। सेम फेज में नहीं है, अपोजिट फेज में है। देखो कैसे, ये दोनों पोजीशन तो सेम है, पर ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा ना। हाँ हाँ, ऑपोजिट फेज में है। एम और एन की नेक्स्ट वाला पॉइंट सेम फेज में है। यस, गुड। एम के साथ ये वाला पॉइंट, ओ वाला पॉइंट सेम फेज में है। एन तो उसके अपोजिट फेज में है ना, पहचान लोगे अब सेम फेज। हाँ सर। ठीक। तो पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों देखना है ना, पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। पी की पोजीशन और क्यू की पोजीशन सेम है, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम है, इसलिए सेम फेज में है। बट यहाँ पर एम की पोजीशन और एन की पोजीशन सेम थी, पर डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट था, इसलिए अपोजिट फेज में है, सेम फेज में नहीं है। समझ में आ गया अब? यस सर, इरेज मत करेगा सर। तो हम नोट कर लो। तो देखो मैं ये कह रहा हूँ कि फेज तो हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके अगला टॉपिक लिखो, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट। लिखना डेफिनेशन साथ साथ। लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स locus of all such particles which are vibrating in the same phase of oscillation is called वेव फ्रंट। शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पर, आप फुल फॉर्म लिखिएगा। इसकी एक और डेफिनेशन है, लिख लेते हैं पहले तो फिर समझाते हैं। और इफ वी ड्रॉ अ सरफेस in such a way that all the particles
on that surface are in the same phase of oscillation then such a surface is called wavefront. दिखाई पड़ रहा है क्लियर? Yes, sir. लिख लो, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो डेफिनेशन दोनों लिख लिया है, ठीक। अब इसको समझते हैं कि वेवफ्रंट होता क्या है। देखो, बनाना नहीं, अभी सुनना केवल। मान लो हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स है, लाइट का या साउंड का। तो जो कि लाइट पड़ रहा है तो लाइट ही सोचो। तो लाइट इधर भी जा रही होगी, ऊपर भी जा रही होगी, स्ट्रेट लाइन बना है, इधर भी जा रही होगी और भी जा रही होगी। 3D में सोचोगी तो हर जगह जा रही होगी, तो 2D में बन रहा है डायग्राम। तो एक वेव हमने लेफ्ट में बना लिया ऐसे जाते हुए, एक वेव यहाँ बना लो ऊपर जाते हुए, एक वेव यहाँ बना लो इधर जाते हुए, एक वेव यहाँ बना लो इधर जाते हुए। तो यहाँ से यहाँ तक एक ऑसिलेशन पूरा होने का मतलब इस पॉइंट का पार्टिकल का फेज 2 पाई हो गया ना। 2 पाई एक ऑसिलेशन पूरा हो गया था, 360 डिग्री मूव कर गया। इसका भी फेज 2 पाई, इसका भी फेज 2 पाई। समझ में आ रहा है बेटा? Yes, बोलो। sir. इसका भी फेज 2 पाई, मतलब सबने एंगल 2 पाई मूव कर लिया। तो अगर इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम बनाएं एक सरफेस, तो 2D में तो ये तुम्हें सर्किल दिख रहा है, पर 3D में सोचोगी तो एक स्फीयर बनेगा, नहीं बनेगा? बोलो। हाँ, sir. तो अगर एक पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट स्फेरिकल बनेगा, स्फीयर के सारे पार्टिकल सेम फेज में होंगे। तो डायग्राम हम लोग ऐसे बिल्कुल नहीं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? एक पॉइंट सोर्स लेंगे, पॉइंट सोर्स, और उसके चारों तरफ एक बस सर्किल बना देंगे। अब सर्किल इस पर जैसा भी बनेगा, तो मैं तो सीधा सीधा सर्किल है, पर हम सर्किल नहीं बना रहे, बेसिकली स्फेयर बना रहे हैं। गलत बोल दिया मैंने। हम क्या करेंगे? स्फेयर बनाएंगे, पर स्फेयर दिखता तो वैसे ही 2D में सर्किल जैसा। और रेज को दिखा देंगे जाते हुए, बहुत सारी रेज को दिखा देंगे यहाँ से निकलते हुए। तो हम कह सकते हैं फॉर अ पॉइंट सोर्स, डिफिनेशन लिख लिया था ना जो मैंने इरेज कर दिया है। हाँ, sir. स्फेरिकल वेव फ्रंट बना है। तो ये बोर्ड में कई बार पूछा गया है कि व्हाट इज द शेप ऑफ वेव फ्रंट फॉर अ पॉइंट सोर्स, सो यू विल आंसर स्फेरिकल वेव फ्रंट। सुन लिया? हाँ, sir. वन मोर थिंग, ये जो एरो दिखाया गया, रे दिखाया गया, रे क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव होता है, ठीक है। तो रे क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव होता है। सुनते रहना।
यहाँ पर देखो तो हर जगह जो रे है ना वेव फ्रंट पर नॉर्मल है, रे जो है वेव फ्रंट पर नॉर्मल है, देखो परपेंडिकुलर है ना, टेंजेंट ड्रॉ करो तो यस सर। कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ करोगी तो जो रे है वो वेव फ्रंट पर नॉर्मल है ना, बोलो। तो हम ये कह हाँ सर। सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। तो ये डायग्राम भी बना लो। यहाँ पर एक लाइन लिखना है, फॉर अ पॉइंट सोर्स द शेप ऑफ वेव फ्रंट इज स्पेरिकल। द शेप ऑफ वेव फ्रंट is spherical. The shape of wavefront is spherical. सुन लिया? हाँ सर। लाइन सोर्स के लिए वेवफ्रंट सिलेंड्रिकल होता है। तो यहाँ पर हम एक लाइन सोर्स बना रहे हैं, मान लो ये ट्यूबलाइट है या कोई भी इसी तरह का लाइन सोर्स है, तो उससे इक्वल डिस्टेंस के पॉइंट का अगर लोकस ड्रॉ करोगे ना तो सिलेंडर बनेगा। सिलेंडर बनाए हम पहले। तो लाइन सोर्स के लिए जो वेवफ्रंट होगा वो सिलेंड्रिकल होगा। रे हमेशा वेवफ्रंट के नॉर्मल जाती है, तो ऐसे ही है, 3D में हर जगह जाती हुई दिखेंगे। रे मीन्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो यहां पर हम लिख देंगे कि ये एक लाइन सोर्स है और ये जो वेव फ्रंट बन रहा है ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बन रहा है। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बन रहा है। तो लाइन सोर्स के लिए वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल बनता है। समझ में आई बात? यस सर। तो यहाँ पर सेंटेंस इसका भी लिख लो, फॉर अ लाइन सोर्स द शेप ऑफ वेव फ्रंट इज सिलेंड्रिकल। समझ में आया बेटा? लाइन सोर्स हाँ सर। के लिए जो वेव फ्रंट बनेगा वो सिलेंड्रिकल बनेगा। नेक्स्ट, अगर मान लो सोर्स बहुत दूर है, जैसे मान लो आप हो अंसल में कहीं पर और एक वेव फ्रंट, एक पॉइंट सोर्स है हजरतगंज में, साहू सिनेमा के ऊपर 20 किलोमीटर ऊपर, उसको पॉइंट सोर्स मान करके एक स्पेयर बनाओ बहुत बड़ा सा जो तुम्हारे घर से होते हुए पास हो, तो वेव फ्रंट स्पेरिकल तो बनेगा। ठीक, पॉइंट सोर्स है तो स्पेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। लेकिन बहुत बड़े स्पेयर का छोटा सा पोर्शन अगर कट करके देखो, छोटा सा, बहुत छोटा सा, तो वो प्लेन दिखता है, जैसे अर्थ स्पेरिकल है ना, बोलो। हाँ, लेकिन उसका होराइजन से वो क्या कहते हैं। लेकिन जब हम लोग देखते हैं यहाँ पर अपने घर से, तुम स्कूल तक आती हो या कोचिंग आती हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं तो स्पेयर पर चढ़ रही हो उतर रही हो, प्लेन लगता है ना। तो हम यहाँ पर थर्ड पॉइंट डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे पहले कि इसको सेकेंड पॉइंट लिख लेना, और ऊपर जो लिखा था मैंने उसको फर्स्ट पॉइंट लिख लो, जो स्पेरिकल वेव फ्रंट बना था। जरा इसका पॉइंट नंबर डाल लो।
कि फॉर अ पॉइंट सोर्स द शेप ऑफ वेव फ्रंट इज स्फेरिकल और फॉर अ लाइन सोर्स द शेप ऑफ वेव फ्रंट इज सिलेंड्रिकल। थर्ड पॉइंट यही लिखते हैं, फिर वेव फ्रंट बनाते हैं। इफ सोर्स इज फार अवे, if source is far away from the point of observation, then wavefront is approx plane। तो प्लेन वेवफ्रंट भी बना लेते हैं, सोर्स तो बहुत दूर है इसलिए खाली वेवफ्रंट बनाएंगे डायरेक्टली। तो यहाँ पर हमने प्लेन वेवफ्रंट का एक डायग्राम बना दिया। लाइट रे वेवफ्रंट के नॉर्मल जाती हैं, दो दो बना दो, कोई जरूरी नहीं कि एक ही बना, दो दो बना दो। यहाँ पर दो दो बना दिया प्लेन वेवफ्रंट। और लाइट रे हमेशा वेवफ्रंट के क्या होती है, नॉर्मल जाती है, तो ये लाइट रे बना दिया। रे का मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है। तो ये हो गया बेटा प्लेन वेव फ्रंट। क्या हो गया? प्लेन वेव फ्रंट। समझ में आया बच्चा? हाँ सर। तो इसका पॉइंट तो मैंने पहले ही लिख दिया है कि अगर सोर्स बहुत दूर होगा तो वेव फ्रंट प्लेन बनेंगे। तो वेव फ्रंट्स लिख दें, दो है ना, प्लेन वेव फ्रंट्स। एक नोट लिख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है। क्या है नोट? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव direction of propagation of wave oblique ray is always perpendicular to wave front। बोलो बिटिया, is always perpendicular to wave front। समझ में आया? यस सर। is always perpendicular to wave front। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक लिखो। एक मिनट सर, ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। और ऊपर हाँ सर। ये बोलो बेटा। हाँ सर। तो अब नया टॉपिक शुरू करते हैं। नेम ऑफ दिस टॉपिक इज हाइगन्स प्रिंसिपल। जो चैप्टर का नाम है वही टॉपिक का पढ़ेंगे। HUYGEN पास्ट ऑफ ES प्रिंसिपल। तो इसको मैं लिखूंगा नहीं, बोलता जा रहा हूँ, लिखते जाओ। ठीक, जितना टाइम लेना हो लो, लेकिन लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखो, ईच पार्टिकल ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स लाइक अ सोर्स। चलो मैं लिख ही देता हूँ। नहीं सर, आप बोलिए सर। चलो ठीक है, बेहतर है मेरे लिए। तो ईच पार्टिकल ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स लाइक अ सोर्स। डन सर। Produces secondary wavelets Done, which sir. propagate in the medium in the same manner as the primary waves।
which propagate in the medium in the same manner as the primary waves. इस लिख लिया बेटा. Yes, sir. सेकेंड पॉइंट लिखो, दोनों एक साथ समझा देंगे. The envelope drawn on the surface of secondary wavelets. The envelope मतलब लिफाफा, वही covering surface. The envelope drawn on the surface of secondary wavelets give the new position of wavefront. The envelope drawn on the surface of secondary wavelets give the new position of wavefront. लिख लिया. हाँ सर. देखो ये क्या है, क्या बताया इन्होंने. हाउ डज वेव प्रोपगेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तुम्हें एक काम और करना चाहिए, जब भी कोई चीज़ समझा दें हम घर पे, जब इत्मीनान से बैठो तो एक बार और रीडिंग लगा लिया करो, ठीक है ना, ढंग से. Yes, sir. तो जैसे मान लो यहाँ पर एक हमारे पास सोर्स है, दिख रहा है सोर्स. हाँ सर. तो अगर ये पॉइंट सोर्स है जैसा कि दिख रहा है, तो ये अपने चारों तरफ स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा ना. हाँ सर. हमने बस हेमीस्फेयर बना दिए, इतने समझ में आ जाएगा. इस पर बहुत सारे पार्टिकल होंगे, क्यों, जो Yes, sir. सेम फेज में होंगे, क्योंकि ये वेव फ्रंट है, स्फेरिकल वेव फ्रंट है. तो दो चार पार्टिकल हमने बना दिए. जैसा दो चार पार्टिकल के साथ हो रहा होगा वैसे बाकी पार्टिकल के साथ भी ऐसा ही होगा. तो हाइगन ने कहा कि ये सभी पार्टिकल खुद सोर्स जैसा बिहेव करते हैं और सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस करते हैं. अब इनके द्वारा जो वेव प्रोड्यूस हो रही है सेकेंडरी वेवलेट है. चूंकि ये पॉइंट सोर्स है तो स्पेरिकल वेव फ्रंट ये भी बनाएंगे अपना अपना इंडिविजुअल. क्यों बेटा, बोलो. Yes, sir. सो ईच पार्टिकल ऑन द वेव फ्रंट एक्ट लाइक अ सोर्स. इसको बहुत सिंपल तरीके से ऐसे सोचो कि मान लो जब तुम ऑफलाइन आती थी, पढ़ती थी क्लास में, कभी ग्रुप में भी बैठ के पढ़ी हो, ठीक है, तो उस समय अगर मैं बोल रहा हूँ और बैच में 25 बच्चे हैं, तो क्या सबके कान में घुस घुस के दौड़ दौड़ के मैं बोलता था, कोई चीज़ पढ़ाना रहता था कि मैं एक सामने No, खड़े sir. होकर के पढ़ाता था. अब सबके कान के पास मैं बोलने तो गया नहीं, लेकिन सुन तो सबने लिया, एग्जैक्टली मेरी ही फ्रीक्वेंसी सबने सुना. Hmm. ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट रो में मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, सेकेंड रो में जो है लता मंगेशकर की आवाज़ आ रही थी, थर्ड रो में किशोर No, कुमार की sir. आवाज़ आ रही थी, फोर्थ रो में किसी गधे या बकरे की आवाज़ आ रही थी. हर रो में हर बच्चा वही फ्रीक्वेंसी सुन रहा था ना. हाँ सर. इसका मतलब उस बच्चे के कान के पार्ट्स जो एयर पार्टिकल है वो एग्जैक्टली मेरा ही साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, मेरी ही कॉपी कर रहा है ना. बोलो. Yes, sir. एग्जैक्ट मेरी ही मिमिक्री कर ले रहा है ना वो. तो वही तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ कि हर एक पार्टिकल यहाँ पर वेव फ्रंट के ऊपर जो है वो खुद कैसा बिहेव कर रहा है, सोर्स जैसा, नंसर जैसा. नहीं समझी, बोलो. समझ गई सर. ठीक. तो ईच पार्टिकल ऑन द वेव फ्रंट एक्ट लाइक अ सोर्स प्रोड्यूसेस सेकेंडरी वेवलेट्स. तो ये सेकेंडरी वेवलेट्स हुई. ये मीडियम वैसे ही प्रोपगेट होती है जैसे प्राइमरी वेव. तो देखो पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है कि ईच पार्टिकल ऑन द वेव फ्रंट एक्ट लाइक अ सोर्स produces secondary wavelets which propagate in the medium in the same manner as the primary wave. क्लियर है. हाँ सर, समझ में आ गया. अब ध्यान सुनना, ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं इनके ये पार्टिकल आपस में सेम फेज में होंगे. अगर इक्वल टाइम के बाद ड्रॉ किया जाए तो सबका रेडियस इक्वल आएगा ना. हम्म. इक्वल टाइम के बाद ड्रॉ करेंगे तो सबका रेडियस इक्वल आएगा. ठीक है. तो मैं ये कह रहा हूँ कि बेटा ये पार्टिकल सब डाटर पार्टिकल कह रहा है, कहलाएंगे. ये पार्टिकल सब Yes, सेम sir. फेज में होंगे और इनको ज्वाइन करते हुए एक नया इन्वेलप कवरिंग सरफेस बनाओ. ये देखो नया इन्वेलप बना रहे हैं कहाँ पे. Yes, sir. छोटे सर्कल्स की सर्कम्फ्रेंस से बड़ा सर्कल बन रहा है. हाँ जी. तो ये एक नया वेव फ्रंट बन जाएगा आगे, और पीछे भी एक और वेव फ्रंट बन जाएगा पीछे. नहीं समझे. तो आगे वाले को इसीलिए हमने बोलेंगे. एनवेलोप कहा है. हम्म. हाँ, इन्वेलप बोला है, ठीक है.
इसको बोलते हैं फॉरवर्ड वेव फ्रंट। तो इसको क्या बोलेंगे, बैकवर्ड वेव फ्रंट, क्यों बेटा? यस सर। रे हमेशा वेव फ्रंट के नॉर्मल जाती, तो रे इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर भी जाएगी। बोलो बिटिया। हाँ सर। तो ये रहा एक्सप्लेनेशन। एक और बार समझते हैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी। मान लो हमारे पास एक प्लेन वेव फ्रंट है, तो हाइगन चचा कह गए कि इसके ऊपर बहुत सारे जो पार्टिकल होंगे, ये पार्टिकल खुद सोर्स जैसा बिहेव करेंगे। नहीं है? बोलो। अगर किशोर कुमार ने गाना गाया है तो ये खुद किशोर कुमार बन जाएंगे पार्टिकल, और यस सर। उन्हीं की जैसे ये साउंड प्रोड्यूस करेंगे एग्जैक्टली। तो यस इनकी सर। जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसका जो वेव फ्रंट बनेगा, ये जो है सेकेंडरी वेवलेट्स बनेंगे। और इन इक्वल टाइम के बाद अगर रेडियस बनाया गया है इस सबका इक्वल, ये रेडियस को सी इंटू टी लिख सकती हो। सी स्पीड ऑफ लाइट है, टी टाइम है, मतलब इक्वल टाइम के बाद इनका सबका लोकस ड्रॉ किया गया है, तो सबके रेडियस इक्वल होंगे आर। बोलो बेटा। तो यस ये सर। सब फॉरवर्ड वेव फ्रंट हो जाएगा। अब थोड़ा सा इधर उधर कुछ कटेगा पीटेगा भी, तो मान लेना सही है। फॉरवर्ड वेव फ्रंट, और ये हो गया बैकवर्ड वेव फ्रंट। बोलो बच्चा श्रेया। यस सर। तो रोज अब 10 न्यूमेरिकल करोगी? यस सर। रोज भेजोगी न्यूमेरिकल करके मुझे? यस सर। बड़ा वाला प्रॉमिस, पक्का वाला प्रॉमिस? यस सर। सर संडे को हम लोग टेस्ट ले सकते हैं क्योंकि मैंने क्या कहते हैं डिसाइड किया है कि हर संडे को मैं टेस्ट दे दूंगी। तो ठीक है, बताओ इस संडे अगर हम रे ऑप्टिक्स हम्म। के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर का टेस्ट लें तो आ जाओगी? हाँ सर वो तो इजी है वैसे भी। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का टेस्ट रहेगा इस संडे को। तो उसमें रे डायग्राम्स भी देंगे ना आप? केवल ये डेरिवेशन और न्यूमेरिकल भी। अभी तो आपके पास एक एक दो क्लास और होगी, तो उसमें न्यूमेरिकल हम्म। पूछ लेना। दो क्लासेस सर और हैं। मैं अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो हाँ 2 क्लासेस हैं उसमें पूछ लूंगी। सर ये वैसे एक भी मिनट तुम कुछ जिस रब मत ग्रुप में करिएगा। हो उस ग्रुप में बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा नंबर स्कोर किया है, ठीक है? हम्म। और तुम उसमें क्वेश्चन भेजो, बच्चे खुद सॉल्व करके भेज देंगे। ओके सर। ठीक, तुम ग्रुप में तो हो ही, द एडमिशन वाले ग्रुप में, हाँ हाँ सर। हाँ। जिसमें डिफरेंट बच्चों की फोटोज लगा रखी हैं जो मार्क्स अच्छे लाए थे। हाँ सर। इसके पहले जब एग्जाम हुआ था, कोरोना के से पहले जो युग हुआ करता हाँ था, सर। उस युग की बात है जब कोरोना अच्छा। नहीं था इस धरती पर। तब तो हमारे भी अच्छे मार्क्स आते थे सर। कोरोना ने बच्चों को मोबाइल से जोड़ दिया, मोबाइल से बच्चे जो है कहीं और जुड़ गए। अब ठीक। इतने बच्चों को कोरोना हो गया सर उसकी तो आप बात बोलेंगे नहीं। हाँ, बोल रहे हैं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। बेचारे बच्चे सर। और इतने टीचरों को कोरोना हुआ, अब बेचारे टीचर मर गए उनकी बात तो तुम बोलोगे नहीं। देखो तुम ही लोग की एक बायोलॉजी की अच्छी अच्छी टीचर थी। सर मुझे अभी भी बिलीव नहीं होता है सर गलती से हम्म, मेरे को हेमलता मैम को फोन करना था। नहीं हेमलता मैम कह रही हूँ गलती से मुझे किसी और टीचर को फोन करना तो मैंने अश्लेषा मैम को फोन कर दिया। हम्म। और वो अच्छा रिंग भी चलो हो रहा जाने था दो तो बेटा, मुझे मत डर दिलाओ, लग मत गया। मत मत दिलाओ यार। ठीक है ना, इमोशनल हो जाऊंगा मैं। यस। ठीक, मुझे बातें विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने उनको फोन लगा दिया सर। हम्म, मतलब मेरी आदत थी उनसे क्वेश्चन पूछने की मतलब उसके बाद मुझे इतना बुरा लगा बिल्कुल रोने जैसा लग रहा था सर। सर एसएनसीपी की क्लासेस कब शुरू होंगी? शुरू होने वाले होंगे अब तो, कि शुरू हो गई हैं। सर ऑनलाइन है ऑफलाइन नहीं बाकी बच्चे तो ऑफलाइन आ रहे हैं ना। हम्म, ठीक है, नोट कर लो इसको।